हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अनाउंसमेंट थी पनामा कैनल को लेकर। पनामा कैनल पनामा कंट्री के बीच में से निकला हुआ एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पनामा कैनल पर चाइना अपना कब्जा करता जा रहा है और अमेरिका के जहाजों को यहां से गुजरने के लिए ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप ने धमकी दी कि वो पनामा कैनल का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। वैसे पनामा कैनल का कंस्ट्रक्शन अमेरिका ने ही किया था और इस कैनल ने अमेरिका को पावरफुल कंट्री बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पनामा नहर का बनना 20th सेंचुरी की सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माना जाता है। 1994 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने इसे 7 वंडर्स में से एक माना था। इस नहर को बनाने के लिए कई देशों ने कोशिशें की मगर कामयाबी मिली अमेरिका को। लेकिन ट्रंप अब धमकी क्यों दे रहे हैं? ग्लोबल ट्रेड में इस कैनल की क्या इंपॉर्टेंस है और जब अमेरिका ने इसे बनाया तो फिर इसे पनामा को क्यों दिया? आज बात इसी पर। पनामा कैनल को बनाने का आइडिया कैसे आया? ये स्टोरी शुरू हुई 16th सेंचुरी में। दरअसल 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को एज ऑफ डिस्कवरी या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया के बाकी हिस्सों को डिस्कवर किया, उन्हें जीता और फिर उन पर अपना राज किया। इसी दौरान स्पेनिश एक्सप्लोरर वास्को नूनेस डी बाल्बोआ ने पनामा के बारे में पता लगाया। बाल्बोआ ने डिस्कवर किया कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो इन दोनों ओशंस को अलग करता है। स्पेनिश में इस स्ट्रिप ऑफ लैंड को इस्मस कहते हैं, इसलिए कई बार इसे इस्मस ऑफ पनामा भी कहा जाता है। बाल्बोआ के इसके बारे में पता लगाने के बाद यूरोपियन पावर्स को लगा कि यहाँ से कैनल बनाकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच ब्रिज बनाया जा सकता है और उस वक्त ट्रेड करने के लिए और अपनी आर्मी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यह काफी किफायती आइडिया था। इस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लैंड का फायदा उठाने की कई यूरोपियन कंट्रीज ने कोशिश की। सबसे पहले 1534 में स्पेनिश रूलर चार्ल्स फिफ्थ ने स्पेन से पीरू के बीच शिप्स के जरिए की जाने वाली जर्नी को आसान बनाने के लिए अमेरिका के थ्रू एक रास्ता ढूंढने के लिए सर्वे करने का ऑर्डर दिया। सर्वे में रियलाइज हुआ कि एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भरा है और इस पर कोई रास्ता ढूंढना या नहर बनाना उस वक्त लगभग नामुमकिन माना गया। लेकिन पनामा के इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के जरिए रास्ता बनाने का आइडिया यूरोपियन पावर्स को हमेशा अट्रैक्ट करता रहा। इसीलिए पनामा कैनल बनाने की कोशिशें लगातार चलती रही। 19th सेंचुरी में पनामा कैनल बनाने का आइडिया फिर से रिवाइव हुआ। इसकी वजह थी कि इस दौरान हिस्ट्री में कई बड़े इवेंट्स हुए, जैसे 18th सेंचुरी के एंड में यानी 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री बनकर सामने आ रहा था। अमेरिका ने 1820 में सेंट्रल न्यूयॉर्क के बीच से एरी कैनल बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स हो रहा था। ऐसे में यूएस को लगा कि यहाँ इंटर ओशन कैनल बनाकर अपनी पावर को और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 1826 में अमेरिका ने ग्रैंड कोलंबिया से कैनल बनाने के लिए निगोसिएशन करने की कोशिश की। उस वक्त कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा को मिलाकर इस पूरी एरिया को ग्रैंड कोलंबिया कहा जाता था। तब पनामा कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। वेनेजुएला और कोलंबिया ने अमेरिका का ये प्रपोजल ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि अमेरिका आज़ाद हो गया है और लगातार पावरफुल होता जा रहा है तो कहीं वो उन पर भी डोमिनेट ना करे, तो अमेरिका की ये कोशिश पूरी नहीं हो सकी। 1843 में ब्रिटेन ने भी यहाँ कैनल बनाने के लिए ट्राई किया लेकिन उसे भी कामयाबी नहीं मिली। इसके कई साल बाद 1880 में फ्रांस ने कैनल बनाने के लिए सबसे बड़ा अटेम्प्ट लिया। सुएज कैनल को बनाने वाले बिल्डर फर्डिनेंड डी लेसेप्स को इस नहर को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कई इंजीनियर्स ये कह चुके थे कि पनामा कैनल बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन सुएज कैनल की कामयाबी के बाद फर्डिनेंड काफी कॉन्फिडेंट थे। सुएज कैनल का बनना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फर्डिनेंड के हाथ में ये प्रोजेक्ट आने के बाद 1880 में फ्रांस ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन 10 साल से ज्यादा वक्त बिताने के बाद फ्रांस को लगा कि हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड, येलो फीवर और मलेरिया की वजह से यहाँ कैनल बनाना मुश्किल है। इस कैनल को बनाने में इंजीनियरिंग मिस्टेक्स, मलेरिया और येलो फीवर की वजह से करीब 20,000 वर्कर्स मारे गए। इतने नुकसान के बाद फर्डिनेंड को यह भी एहसास हुआ कि यहाँ पर
सिर्फ लॉक्स के जरिए ही कैनल बनाई जा सकती है। लॉक्स के जरिए कैनल बनाना सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से उस वक्त एक नई अचीवमेंट थी। इस कैनल को बनाने में लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फर्डिनेंड इस आइडिया पर काम करते तब तक उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और 1894 में कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। अब 1902 में अमेरिका ने कैनल बनाने के लिए फिर से कोशिश की। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट जानते थे कि इस कैनल से अमेरिका का कितना फायदा है। उन्होंने $40 मिलियन में कैनल जोन में सारे फ्रेंच एसेट्स खरीद लिए, लेकिन कोलंबिया ने अमेरिका के नहर बनाने के एग्रीमेंट को अप्रूव नहीं किया। उस वक्त भी पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा था, तब तक वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना था। अब अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पनामियन लोगों को कोलंबिया से आजाद होने के लिए एनकरेज किया और इनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। यूएस गवर्नमेंट के सपोर्ट से 6 नवंबर 1903 में पनामा आजाद हुआ और 18 नवंबर 1903 में पनामा की नई गवर्नमेंट के साथ अमेरिका ने ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के मुताबिक अमेरिका को 10 माइल यानी 16 किलोमीटर का लैंड पनामा कैनल बनाने के लिए दिया गया। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने $10 मिलियन की वन टाइम पेमेंट पनामा को की और $2,50,000 एनुअल एन्युटी भी तय की गई। इस ट्रीटी में कहा गया कि पनामा कैनल पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। अमेरिका ने 1904 में नहर पर काम शुरू किया और 10 साल बाद 1914 में ऑफिशियली पनामा कैनल को खोल दिया गया। ये कैनल दुनिया के लिए अमेरिका की ताकत, उसके इंजीनियरिंग पावर हाउस का एग्जाम्पल बन गई। लेकिन इस कैनल का कंस्ट्रक्शन सबसे मुश्किल और जानलेवा भी साबित हुआ। पनामा कैनल को बनाने में अमेरिका के $375 मिलियन लगे, जो उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। कैनल की कंस्ट्रक्शन के लिए तकरीबन 56,000 वर्कर्स ने काम किया। इनमें से 5,600 वर्कर्स येलो फीवर और काम के दौरान हुए एक्सीडेंट की वजह से मारे गए। ये डेटा उन वर्कर्स का था जिनकी डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, यानी डेथ रजिस्टर हो सकी थी। बाकी जिनकी डेथ रजिस्टर ही नहीं हुई, उनका कोई डेटा नहीं है। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये एक अचीवमेंट क्यों थी और ये लॉक सिस्टम क्या है। दरअसल पनामा कैनल जिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है वो सेम लेवल पर नहीं है। पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से थोड़ा हायर लेवल पर है, इसीलिए यहाँ शिप को 3 लॉक्स की मदद से 85 फीट ऊंचा उठाया जाता है। ये लॉक शिप के जरिए एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। अब इसके लिए जैसे ही कोई शिप ओशन से कैनल के एंट्रेंस पर पहुंचती है तो पहले लॉक में एंटर करती है। फर्स्ट लॉक पर शिप को वाटर पंप की मदद से ऊपर उठाया जाता है, फिर पहले लॉक को बंद किया जाता है। पानी की मदद से शिप ऊपर उठता है और फिर दोनों तरफ लगे रेलवे इंजन उसे धीरे धीरे सेकंड लॉक तक ले जाते हैं। वहां पर भी यही काम होता है। सेकंड लॉक को बंद करके पानी से शिप को ऊपर उठाया जाता है और फिर रेलवे इंजन के जरिए शिप को तीसरे लॉक तक पहुंचाया जाता है। 3 बार लॉक से गुजरने के बाद शिप गैटून लेक में आता है। यहाँ से शिप दूसरी साइड ओशियन में उतरती है और वहां पर भी शिप को 3 लॉक्स के जरिए 85 फीट नीचे ले जाकर ओशियन में उतारा जाता है। ये कैनल कैरिबियन सी के जरिए अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। इसके जरिए शिप्स को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 8,000 नॉटिकल माइल्स यानी 15,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि 18 दिन का ट्रेवल टाइम बच जाता है। अगर ये कैनल ना हो तो अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्टल एरिया से सदर्न कोस्टल एरिया तक जाने के लिए शिप्स को 2 हफ्ते का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन पनामा कैनल होने की वजह से 2 हफ्तों की दूरी 10 से 12 घंटे में पूरी होती है। दरअसल इस कैनल के होने से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की दूरी 3,500 नॉटिकल माइल्स यानी 6,500 किलोमीटर कम हो जाती है। अगर ये कैनल नहीं होती तो यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका के शिप्स को पैसिफिक ओशन में जाने के लिए साउथ अमेरिका के सदर्न पॉइंट यानी केप ऑफ हॉर्न से चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता और ये काफी लंबा रास्ता था। इस कैनल के बनने से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में बचत होती है। इससे न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि फ्यूल की भी बचत होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ये कैनल 170 कंट्रीज के करीब 2000 पोर्ट्स को कनेक्ट करती है, यानी 170 देश यहाँ से ट्रेड करते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला सामान है वेजिटेबल्स, मिनरल्स और केमिकल्स। हर महीने 1000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं जो करीब 40 मिलियन टन सामान को ढोने का काम करते हैं। अमेरिका के लिए इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है।
यूएस का 72% शिप्स ट्रांजिस्टिंग प्रोसेस इस कैनल के जरिए होता है। 1914 से 1979 तक ट्रीटी के मुताबिक पनामा कैनल पर अमेरिका का कंट्रोल रहा, लेकिन बाद में यूएस और पनामा के बीच पनामा कैनल और उसके आसपास के एरिया के कंट्रोल को लेकर और यहां काम कर रहे वर्कर्स के साथ ट्रीटमेंट को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया। 1964 में पनामा कैनल जोन में एंटी अमेरिकन राइट्स हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। इस वायलेंस के बाद अमेरिका और पनामा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस टेम्पररी टूट गए। कुछ सालों तक चली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1977 में अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और पनामा के जनरल उमर टोरेजोस के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे टोरेजोस कार्टर ट्रीटी भी कहते हैं। इस ट्रीटी में तय हुआ कि अगले 20 साल तक पनामा कैनल को ऑपरेट, मैनेज और मेंटेन करने का राइट अमेरिका के पास है और इसके बाद पनामा को इसका फुल कंट्रोल दे दिया जाएगा। यानी इस ट्रीटी के मुताबिक 31 दिसंबर 1999 तक पनामा कैनल पर यूएस का कंट्रोल था और फिर इस डेट के बाद इस कैनल पर पूरा कंट्रोल पनामा के पास आ गया। लेकिन इस डील के मुताबिक एक शर्त ये भी थी कि अगर पनामा कैनल की न्यूट्रलिटी पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की, यानी किसी और देश ने पनामा की गवर्नमेंट को अपने फेवर में करके पनामा कैनल को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अमेरिका कभी भी अपनी मिलिट्री भेज सकता है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस कैनल पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हमने ये तोहफा पनामा को दिया था, ना कि चाइना को। इसकी वजह से अमेरिका के कार्गो शिप से यह ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है, इसीलिए यूएस को पनामा कैनल का कंट्रोल वापस लेना चाहिए, नहीं तो अमेरिका के शिप्स को डिस्काउंट दिया जाए। ट्रंप का कहना है कि पनामा कैनल को वापस देना अमेरिका की बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ पनामा कैनल अथॉरिटी का कहना है कि यूएस को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और पनामा कैनल सभी कंट्रीज के लिए ओपन है। तो ये थी पनामा कैनल से जुड़ी हिस्ट्री और इस पर हो रही कंट्रोवर्सी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।